हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं अपनी सीरीज हम आप और संविधान का एपिसोड 2 लेकर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी साथियों का जिन्होंने हमें हमारे पहले एपिसोड के लिए बहुत प्यार और सराहना दी। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स और लाइक्स के माध्यम से अपना प्यार हम तक पहुंचाते हैं और हमें आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है कि आप आने वाले एपिसोड्स को भी उतना ही प्यार और उतनी ही सराहना देंगे। तो बहुत देर न करते हुए शुरू करता हूं दूसरा एपिसोड। और दूसरा एपिसोड जो हमारा आज का है, यह कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है पिछले एपिसोड से, जहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी, एक राइवलरी की बात की थी कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी या जुडिशियल सुप्रीमेसी, कौन है वो ऊपर? क्या वास्तव में कोई राइवलरी है? क्या दोनों के बीच में कोई कंपटीशन है, या इन दोनों के बीच का जो साम्य है वही संविधान का असल उद्देश्य है, संविधान की वैल्यू से जुड़ा हुआ है? तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप हेडिंग इसकी देख सकते हैं, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी, संसदीय संप्रभुता बनाम न्यायिक सर्वोच्चता। तो क्या है ऊपर, कैसे है ऊपर, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं कि इस दौरान हम बात करेंगे स्टेट्स की, यानी राज्य। क्यों बात करेंगे? क्योंकि इन दोनों ऑर्गन्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये ऑर्गन पार्ट किस चीज के हैं। ये पार्ट है स्टेट के। हम बात करेंगे उस थ्योरी की जिसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसके द्वारा हम यह समझेंगे कि आखिर उस स्टेट में लोग क्यों सरकार के आदेशों का पालन करते हैं, और यह भी समझेंगे कि क्या यह थ्योरी वास्तव में फॉर्मल है या इनफॉर्मल ही है। ठीक है। और हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने वास्तविकता में इस डिबेट को जन्म दिया कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो उसका डिवीजन था उसके बाद यह डिबेट सामने आई। तो हम बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू की, और हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर की। यानी शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की। ठीक है। तो हम इन सब चीजों की बात करेंगे। मैंने शुरुआत में इसलिए बताया क्योंकि कई बार क्या होता है, हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, उसको समझने से पहले उसके बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। इस वजह से शुरुआती रूप में हमें डेफिनेशन को देखना होगा, फिर हम आएंगे उस मुद्दे पे कि चीजें कैसे एस्केलेट हुई। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 12 है वो बात करता है स्टेट के बारे में, और एक और अनुच्छेद है संविधान का जो बात करता है स्टेट की। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो दूसरा आर्टिकल कौन सा है। तो बात करते हैं स्टेट के डेफिनेशन की। तो संविधान के जो अनुच्छेद 12 में दी हुई है वो तो बिल्कुल दी ही हुई है, आपके सामने प्रत्यक्ष है। लेकिन हम एक जनरलाइज डेफिनेशन की बात करते हैं जो अक्सर हम उत्तर लिखते समय लिखते हैं। तो पहले एक बार मैं इसे पढ़ देता हूं, फिर मैं बहुत सरल भाषा में इसे एक्सप्लेन करूंगा कि असल में स्टेट किसे कहते हैं। तो एक बार देखते हैं। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विथ अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग अ सोवरेन आइडेंटिटी एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। यानी कि एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाला एक समाज जिसमें एक केंद्रीय सत्ता और केंद्रीय सत्ता के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका एवं एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी हो, और ये जो समाज है, ये जो क्षेत्र है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संप्रभु पहचान रखता हो। ये तो हो गई लिखने वाली डेफिनेशन, जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप डेफिनेशन जब भी पूछी जाए तो आप बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखें। इस वजह से, क्योंकि जैसे दो चीजें होती है ना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मली भी आपको लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, और इनफॉर्मली भी। तो बात हो गई फॉर्मेलिटी की, मैं आता हूं इनफॉर्मल सूचना पे, यानी इसको सहज सरल भाषा में बताता हूं कि स्टेट होता क्या है। किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या अगर अपने लिए सरकार चुनती है, और वो सरकार उस जनसंख्या के लिए किए जाने वाले कार्यों या उनके लिए लाए जाने वाली पॉलिसीज के लिए अपने कुछ पर्टिकुलर लोगों को चुनती है, मतलब वो सरकार चुनती है, और इन लोगों द्वारा
एक मतलब जो लोगों के सहकारिता के लिए और उनके कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जाते हैं, है ना। और ये जो समाज है और ये जो भौगोलिक जनसंख्या है, इसको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा या विभिन्न देशों द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्टेट। ठीक है, मतलब एक डेफिनेट ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन रहती है, वो अपनी सरकार चुनती है, सरकार अपने ऑर्गन्स को डेवलप करती है जो कि उस जनसंख्या के लिए काम करते हैं, और ये जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त हो, उसे हम कहते हैं स्टेट। अब जब आप स्टेट की बात कर रहे हैं तो एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और वो कौन सी बात है जिसके आधार पे इस स्टेट में रहने वाले लोग सरकार के आदेशों का अनुपालन करते हैं। वाई दे फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द गवर्नमेंट। ये निश्चित रूप से प्रश्न आना चाहिए। देखिए, इसके लिए कोई बहुत फॉर्मल थ्योरी नहीं है, हाँ, लेकिन इनफॉर्मल थ्योरीज हैं। बहुत सी थी, एक डिवाइन थ्योरी थी और तमाम थ्योरीज थी, लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा इसे लॉजिकल और तार्किक बनाती है वो थ्योरी है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक संविदा और सामाजिक समझौता सिद्धांत। मतलब सामाजिक संविदा एवं सामाजिक समझौता सिद्धांत, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट की दोनों ही डिफिनेशन आती है और हिंदी में दोनों ही इस्तेमाल होता है, तो मैंने दोनों ही लिखा है। अब इससे 3 व्यक्ति जुड़े हैं, आप देख सकते हैं नाम, हॉब्स, लॉक एंड रूसो। अलग अलग समय पे आए, लेकिन इस थ्योरी को उन्होंने मान्यता दी, इसको और प्रबुद्ध किया। तो ये थ्योरी क्या कहती है, एक बार इसे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन वाइज। द थ्योरी सेज people live together in society in accordance with an agreement that establishes moral and political rules of behavior। लोग समाज में एक ऐसे समझौते के अनुसार रहते हैं जो समाज एवं उनके व्यवहार के नैतिक और राजनीतिक नियमों को स्थापित करता है। क्या कहना चाहते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं, समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि एक कबीला है, उस कबीले में कोई 200 लोग रहते हैं, उस कबीले में एक सरदार है, ठीक है। वो सरदार इन लोगों के द्वारा चुना गया है या उसने ये घोषित किया है कि मैं इन लोगों का सरदार हूं, लोग भी मानते हैं। तो ये जो कबीला है और वो जो सरदार है, इन दोनों के बीच का जो आपसी सामंजस्य है, ठीक है, कि हम आपको चुनते हैं, आप हमारे लिए नियम कानून बनाइए, यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्रतिपादित करती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यही बताती है, कहती है क्या कि हां, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि दिस इज नॉट अ फॉर्मल थ्योरी, दिस इज इनफॉर्मल थ्योरी। मींस कि जो लोग जब सरकार चुनते हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या अपने जो अधिपति को चुनते हैं या राजा को चुनते हैं, वो कहीं ना कहीं इनफॉर्मली इस थ्योरी के द्वारा ड्रिवन होते हैं कि हमने उनको चुना है, वो हमारे लिए नियम और कानून बनाएंगे, ठीक है। तो इस थ्योरी का बताने का जो इंपॉर्टेंस था वो सिर्फ इतना था कि आपको यह समझ में आ सके कि इनफॉर्मली कोई एक ऐसी चीज है जिसने स्टेट को उस रूप में लाया कि लोग सरकार चुनते हैं और सरकार उनके लिए नियम कानून बनाती है और लोग इस नियम कानून को फॉलो भी करते हैं। यह इस थ्योरी का उद्देश्य है, ठीक है। बात करते हैं आगे, ऑर्गन्स ऑफ स्टेट। अब आते हैं जो सबसे मूल बात पे, जो हमारे टॉपिक की जड़ से जुड़ा है, कि अगर 2 ऑर्गन्स के बीच में विवाद है या 2 ऑर्गन्स के बीच में कंपटीशन है, तो वो शुरू कहां से हो। देखिए, एक विद्वान थे मॉन्टेस्क्यू, और मैं आप सभी छात्रों से, अभ्यर्थियों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में लिखें या बताएं कि मॉन्टेस्क्यू कहां से बिलोंग करते थे और उनके अन्य इंपॉर्टेंट काम क्या हैं। तो अगेन कमिंग टू द टॉपिक, मॉन्टेस्क्यू ने एक थ्योरी दी थी, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। यानी कि स्टेट के जो ऑर्गन हैं, राज्य के जो अंग हैं, इनके बीच शक्तियों को अलग अलग डायरेक्शन में बांटना जरूरी है, तभी वो सही से काम कर पाएंगे, ठीक है। हम अभी देखेंगे कि वो ऑर्गन्स कौन से हैं और इनकी थ्योरी का जो बेसिस है वो कहां से आया, ठीक है। हम सब पे बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि उसका एक पार्ट कहां पे ज्यादा लागू होता है, दूसरा पार्ट कहां पे लागू होता है, और इनके बीच का जो द्वंद्व है वो भी हम देखेंगे। तो बात करते हैं
पहले उन्होंने बोला लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, दूसरा उन्होंने बोला एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और तीसरा उन्होंने बोला जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। अब बात आती है लेजिस्लेचर की। देखिए डेफिनेशन कहां से आई, क्या उसका ओरिजिन है, उसके बजाय हम पॉइंट पे थोड़ा रहना चाहते हैं कि भारत में इन जो टर्म्स है इनसे कौन जुड़े हैं और उनका क्या रोल है। तो सबसे पहले अगर बात करें विधायिका यानी लेजिस्लेचर की, तो आप सबको पता है कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ये मिलके बनाते हैं आपका लेजिस्लेचर। मतलब अगर कोई एक्ट जो इनिशियली बिल रहता है, जब वो दोनों सदनों से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है और उसे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का एसेंट यानी उनकी सहमति मिल जाती है, तो वो एक्ट बन जाता है। ये कंबाइंड वे में क्या कहलाता है, लेजिस्लेचर। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में वो लोग, यहां से नियम पास हो गया लेकिन इस नियम को लागू कौन कराएगा, वो लागू कराने वाले लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव। वो कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके ऊपर आपके प्राइम मिनिस्टर और इनकी एड और एडवाइस पे काम करने वाले प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और उनकी एड और एडवाइस पे काम करने वाले राष्ट्रपति। तीसरा ऑर्गन है, यह है जुडिशरी का। और आपको पता है कि भारत में जुडिशरी कितने टीयर सिस्टम है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसे। देखिए ये जो हमारी सीरीज है इसका मतलब उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि आपको इस जानकारी से अवगत कराना, बल्कि इसका उद्देश्य यह भी है कि इस दौरान जो आपके बेसिक्स आते जा रहे हैं आप उन्हें नोट करते जाइए। तो आप मुझे बताइएगा कि भारत में जुडिशरी कितने टीयर है और निचले लेवल पे कौन कौन से कोर्ट आते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में अगर कोई बता सके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बात करते हैं जुडिशरी की। तो आपने हाई कोर्ट की बात का नाम सुना होगा, आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना होगा, आपने लोअर कोर्ट का नाम सुना होगा। लोअर कोर्ट में भी तमाम कोर्ट्स हैं, डिविजन्स हैं कि भाई कौन सी ऐसी है जो क्रिमिनल मामलों को देखती है, कौन सी ऐसी है जो अन्य मामलों को देखती है। तो बात करते हैं ये तीन सिस्टम की। अब इसमें एक चीज आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में भी कॉमन है, ये प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर में भी कॉमन है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या तो लोकसभा या तो राज्यसभा के ये भी मेंबर होते हैं। तो एक बात जो इससे निहित दिख रही है वो ये कि इन दोनों में बहुत से फैक्टर क्या हैं, कॉमन हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये दोनों सेक्शन जो हैं ये कॉमन है। अब बात करते हैं अगले बात की कि भाई अगर ये दो कॉमन हैं तो क्या ऐसा तो नहीं कि ये दोनों आपस में मिलकर थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाएं, और अगर ये मजबूत हो जाते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो रहा है क्या कि जो बैलेंस ऑफ पावर है यानी जो शक्ति का संतुलन है, क्या ये बिगड़ रहा है। तो इस पे हम आगे देखते हैं। अगर भारत की बात की जाए, जो पहला पॉइंट कहता है कि देयर आर कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, जो अभी मैंने बताया, अनलाइक यूएसए, अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और विधायिका टोटली अलग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, इन इंडिया जुडिशरी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल अनलाइक यूके। ये जो बात है इस पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखिए अगर आप यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो वहां का संविधान लिखित संविधान नहीं है। वहां पे पार्लियामेंट जो कानून पास कर देती है, जुडिशरी के पास इतनी पावर या इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो उसके अगेंस्ट जा सके या उसको रोक सके। कहने का मतलब कि वहां पे जुडिशरी कमजोर है। लेकिन बात अगर अमेरिका की जाए तो जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है और मजबूत है। और कहीं ना कहीं भारत में भी यही सिस्टम है कि हमारे यहां जो जुडिशरी है दैट इज स्ट्रांग एंड पावरफुल। ठीक है, यह बात हो गई क्लियर। अगली बात की जाए तो पावर बैलेंस की बात की जाए, जो अभी मैंने बात की, तो पार्लियामेंट बाय अमेंडमेंट एंड जुडिशरी बाय जुडिशियल रिव्यू मींस अगर पावर को बैलेंस करने की बात की जाएगी तो पार्लियामेंट क्या करती है, वो तमाम अमेंडमेंट लाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, और जुडिशरी क्या करती है, उनका जुडिशियल रिव्यू कर लेती है। चूंकि हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन की, तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है वो उसका इस्तेमाल करती है। बात की जाए अगर अगले मुद्दे की, तो
द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन दैट ऑफ यूएस। बिल्कुल हमारे यहां पे, अच्छा इस पॉइंट को और फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां बहुत यूनिक और बड़ा ही बैलेंस ब्लेंड है किसका, जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव और ये जो लेजिस्लेचर है इनका जो साम्य है बहुत यूनिक है। मतलब भारत में जो आपको ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ही बहुत स्ट्रांग है, जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग हैं और दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं। इसीलिए हम इनके कंपटीशन या इनके पैरेलल साम्य की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा लिखा है कि ऑफ कोर्स क्योंकि अमेरिका में जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत इंटरफेयर करती है, तो देन दैट ऑफ यूएसए जस्ट एज द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ब्रिटिश सिस्टम। मैंने बताया ना कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम क्योंकि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग है और वो संप्रभु भी है। ठीक है, वो सोवरेन है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके द्वारा बनाए गए नियम और कानून को क्वेश्चन किया जा सकता है। किसके द्वारा? जुडिशरी के द्वारा। और किस माध्यम से? जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या डिफरेंस है? देखिए अक्सर लोक सेवा आयोग या राज्य स्तर पे जो लोक सेवा आयोग हैं उनके प्रश्नों में पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, 3 पॉइंट्स दोनों के कॉमन है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो चौथा पॉइंट उसमें डिफरेंट है वो ये है कि वेदर दिस लॉ इज जस्ट एंड फेयर और नॉट। ये जो नियम है, ये जो लॉ है, ये जस्ट यानी कि न्यायपूर्ण है और फेयर यानी कि क्लियर है कि नहीं, लोगों के लिए ये फेयर है कि नहीं। ठीक है, ये इसकी बात करता है क्या? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 में जब कई बार हमने इसका रेफरेंस देखा होगा आर्टिकल 21 के संदर्भ में, तो वही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि भारत और अमेरिका और भारत और यूके के संविधान में जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं इस बात का है कि वो किसी एक सेक्शन को या किसी ऑर्गन को ज्यादा मजबूत बनाते हैं, जबकि भारत में दोनों के बीच में बैलेंस बहुत फाइन है, बहुत सही है। ठीक है, बात की जाए अगले पॉइंट की, तो द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स प्रिफर्ड, एक मिनट इसको मैं हल्का सा इरेज कर दूं ताकि आपको ये दिख सके सही से। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स प्रिफर्ड a proper synthesis of the British principles of parliamentary sovereignty and American principles of judicial supremacy। जो कि अभी मैंने बोला कि वहां पे कोई ना कोई ऑर्गन ज्यादा मजबूत है, भारत में दोनों ही मजबूत हैं और दोनों के अपने बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं। हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अभी जब आगे स्लाइड जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, और मैंने इसके पहले कई बार बताया भी है कि भारत का जो संविधान है और जो संविधान निर्माता हैं उन्हें क्लियर था कि हमें किसी चीज को, किसी ऑर्गन्स को, किसी भी सेक्शन को अनड्यू महत्वपूर्ण या बहुत पावरफुल नहीं बनाना है, उतना ही पावरफुल बनाना है जितना तार्किक लगे, जितना लॉजिकल लगे। बात की जाए अगले पॉइंट्स की, तो एज अ मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया हैज बैक द कंप्लीटली यूनिक क्या कहते हैं पॉलिटिको कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट नोन एज द पार्लियामेंट्री फेडरलिज्म विच हैज नो प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। देखिए पार्लियामेंट्री फेडरलिज्म की जो बात की जा रही है, पहली बात तो इसमें एक शब्द आया है पार्लियामेंट और दूसरा शब्द आया है फेडरलिज्म। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा फंस गया है। ठीक है, तो ये जो दोनों शब्द हैं, माफ कीजिएगा, ये जो दोनों शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का महत्व, इनकी डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। पार्लियामेंट के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, इसमें एक शब्द है फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? ऐसे कौन से देश हैं जिन्हें हम फेडरल स्टेट कहते हैं? क्या भारत को या भारत का जो संविधान है, क्या वो पूर्णतः फेडरल राज्य की बात करता है या नहीं? या फेडरल शब्द कहीं भी इस्तेमाल किया गया है या नहीं, इसकी बात हम करते हैं। ठीक है, ओके। तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरी बात है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन वन हैंड हैज द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू डिक्लेयर पार्लियामेंट्री लॉस अनकॉन्स्टिट्यूशनल
The parliament, on the other hand, can amend the major portion of the constitution through its constituent power under Article 368. मतलब जहां एक तरफ भारत का संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वो संविधान के किसी भी भाग को अमेंड कर सकती है, यानी कि अगर वो ये चाहती है कि लोगों के लिए नियम किसी अन्य डायरेक्शन में या किसी अन्य तरीके से या किसी अन्य प्रोविजन के तहत बनाए जाएं, वहीं संविधान भारत में जुडिशरी को शक्ति देता है कि ये जो नियम बनाए गए हैं ये जस्टिसेबल है कि नहीं, ये फेयर है कि नहीं, आप जुडिशियल रिव्यू के तहत इन्हें देख लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी इन द लेजिस्लेचर एंड द सुप्रीम कोर्ट विद जुडिशियल रिव्यू अथॉरिटी। इसकी बात हमने की थी, और एक लास्ट का जो पॉइंट इसको देख लेते हैं। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1976 टेंटेड दिस डेलिकेट बैलेंस इंसर्टिंग आर्टिकल्स दिस। इसको आप देख लीजिएगा, आर्टिकल बहुत सारे हैं। कहने का मतलब ये कि संविधान और संविधान का जो इतिहास रहा है, इसमें ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस आए हैं जहां पे हमने देखा कि संसद ने, भारत की संसद ने ऐसे बहुत से नियम बनाए और ऐसे बहुत से कानूनों को पास किया जिसे बाद में जुडिशियल रिव्यू के तहत जो भारत की सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि नहीं, दीज आर नल एंड वॉइड, इन्हें मान्य नहीं किया जाएगा, इन्हें नहीं माना जाएगा। ठीक है, कुछ इंस्टेंसेस की बात भी कर लेते हैं। मैंने पिछले एपिसोड में बहुत डिटेल में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात की थी, और उससे पहले आए हुए शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस की भी बात की थी। उसके अलावा मैंने केशवानंद भारती केस की बात की थी, आप जाके देखिए, इसी प्लेलिस्ट में नीचे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हमने बात की थी मिनर्वा मिल्स केस की, यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस है वमन राव का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एक चीज कि जब हम बात करते हैं मिनर्वा मिल्स केस की, तो वहां पे कह दिया जाता है कि द फाइन बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच का जो बैलेंस है वही बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक तो वो बात बोली, एक बात और बोली थी उसमें, क्या कि आप बिल्कुल संविधान को अमेंड कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के तहत होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद वमन राव का केस आया, इसमें एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। लक्ष्मण रेखा में क्या कहा गया कि भाई एक नियत समय, मान लीजिए केशवानंद भारती का केस था 24 अप्रैल 1973 को, जब डिसीजन आया, जब वर्डिक्ट आया, तो इन्होंने इस वमन राव केस में कहा गया कि उस लक्ष्मण रेखा से पहले के जो केस हैं, जो उस समय शेड्यूल 9 में चीजों को डाला गया, उनको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन में नहीं शामिल किया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आए हैं वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन लागू होगा। उसके अलावा कुछ फैक्चुअल पॉइंट जिसमें लिखे हुए हैं कि द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 31A, 31B, 31C रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। दिस लेड टू द अमेंडमेंट ऑफ दीज लॉज टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट्स। तो एक तो इस डिस्प्यूट्स को दूर करने की बात की गई, दूसरी उस लक्ष्मण रेखा की बात की गई कि इससे पहले या उससे बाद। ठीक है, अच्छा, कुछ और केस थे, मतलब ये तो वो केसेस थे जो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के काफी क्लोज थे। उसके अलावा ऐसे भी केस थे जहां पे जुडिशरी सामने आई, उसने कुछ बातों को अलग रूप से सामने रखा। जैसे अगर आपको याद हो तो एक केस था इंदिरा साहनी केस, 1992 का आई थिंक केस था। ये केस मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, आपको पता होगा कि मंडल कमीशन जो अदर बैकवर्ड क्लासेस पे जो कमीशन बना था, उससे पहले काका कालेलकर के नाम से कमीशन बना था, फिर क्या कहते हैं मंडल कमीशन बनता है। मंडल कमीशन रिजर्वेशन की बात करता है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन इंदिरा साहनी में केस में इस जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी और उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, जिसको कि उस समय की नरसिंहा राव सरकार मानती थी और उसने एक्सेप्ट कर लिया था, उसमें कहता है कि भाई देखिए, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 27% ही रहना चाहिए, मतलब ये फेयर भी रहे, रीजनेबल भी रहे। और उसके अलावा 16 क्लॉज 4 जो जुड़ता है वो तो जुड़ा ही था। तो एक तो इंदिरा साहनी केस था, दूसरा था एसआर बोम्मई केस। एसआर बोम्मई केस बात करता है किस चीज की, ये बात करता है मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356। नाउ आर्टिकल 356 टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 है, यह बात करता है किसके, राष्ट्रपति शासन के बारे में।
और जब ये राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बार बार राष्ट्रपति शासन कुछ प्रदेशों में लगा रही थी। ये डिबेट सामने आती है और इस पे एसआर बोम्मई में कहा जाता है कि नहीं, यू कैन नॉट मिस यूज दिस फीचर। नाउ गोइंग अहेड, हमने बात की कि कहां पे संसद ने कुछ नियम लाए और बात की कि कहां पे जुडिशरी ने उस पर एक चेक एंड बैलेंस स्थापित किया। चूंकि हमको पता है कि संसद और जुडिशरी एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं, इसलिए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्या ये जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, जो संसद की संप्रभुता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, द एबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट टू क्रिएट लॉज दैट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ पीपल। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा नियम है जो कि 50, 60, 100 साल पहले बना हुआ है, ये उस समय के समाज के हिसाब से बना हुआ है। अब अगर सरकार को ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों का जो विचार है वो बदल रहा है, हमारा समाज बदल रहा है और इसलिए हमें नियम बदलना पड़ेगा, तो वो किसकी बात करती है? वो बात करती है कि हमको नए लॉज लाने पड़ेंगे। तो अगर तो संसद के पास ये पावर नहीं है तो संसद क्या करेगी कि भाई वो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर उसके पास पावर है तो वो जाएगी, लोगों से उनका व्यू और उनका ओपिनियन लेगी और उस नियम को बदल देगी। तो ये बहुत जरूरी है कि समय के साथ बदलना, और अगर संसद हमारी संप्रभु नहीं है तो वो इसे बदल नहीं पाएगी। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लेक्सिबिलिटी। एक मिनट, इसको हल्का समय फिर से एक बार इरेज कर दूं ताकि आप इसे देख सकें, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी टू रेस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन द सोसाइटी। मान लीजिए कि एकदम से कोई ऐसी घटना हो गई जिसने समाज को बदल दिया। जिसे हम सबको याद होगा, बड़ा ही एक नकारात्मक सी घटना हुई थी जिसने समाज को बहुत उद्वेलित किया, बहुत परेशान किया। वो घटना थी निर्भया हत्याकांड की। हम सबको पता है कि एक वो काला अक्षर और काला अध्याय था हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र के इतिहास में। हम सब उसे याद नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन उस हत्याकांड के बाद चीजें बहुत बदली। न सिर्फ जेजे एक्ट में बल्कि उसके बाद एक और चेंजेस आया था। अगर आप उसको याद कर सके तो मुझे जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सा स्पेसिफिक नियम था या वैसा कौन सा लॉ था जिसमें बड़े लेवल पे आमूलचूल बदलाव हुए। जीएस वर्मा कमेटी थी, किस पे बात करती है आप मुझे बताइएगा, ठीक। तो द फ्लेक्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन द सोसाइटी। समाज की कई बार मांग होती है कि कुछ चीजों को त्वरित रूप से बदला जाना चाहिए, और अगर हमारी संसद संप्रभु नहीं है, सोवरेन नहीं है, तो निश्चित तौर पे उन मांगों पे वो काम नहीं कर पाएगी। तो उन मांगों पे चूंकि वो काम कर पाए, इसलिए उसका सोवरेन होना जरूरी है और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, द सिंप्लिसिटी ऑफ हैविंग अ क्लियर लीगल हायरार्की विद पार्लियामेंट एट द टॉप। देखिए, संसद में वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके द्वारा यानी भारत के नागरिकों द्वारा चुने गए रहते हैं। जुडिशरी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी मेरिट या किसी एग्जाम के थ्रू वहां पे आते हैं, ठीक है, या चुने जाते हैं। कलीजियन सिस्टम आप सबको पता है, कलीग्स से बना है कलीजियम, और वो लोग सीनियर मोस्ट जज और जज मिलके नए जज को चुनते हैं कि भाई कौन जज बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो पहला वर्जन है संसद वाला, जहां पे चुने जाते हैं लोग, उनका जो रेंज है और उनकी जो भावना है वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। और हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च स्थिति इस वजह से दी गई है क्योंकि वहां पे जो लोग बैठते हैं वो लोगों के द्वारा, आम नागरिकों द्वारा ही चुने गए होते हैं। तो हायरार्की में वो ऊपर निश्चित तौर पे वहां पे दिखाई जाती है, ठीक है। इसीलिए हमारी जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेजिस्लेचर के टॉप पे जो प्रेसिडेंट होता है उन्हें हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। बात की जाए अगर अगले पॉइंट की डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो पहला तो द पोटेंशियल फॉर अब्यूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर। बिल्कुल, कई बार देखा गया है न सिर्फ भारत बल्कि बहुत से अन्य देशों के केस में भी कि वहां की संसद कई बार ऐसे कानून और नियम बना देती है जो पोटेंशियली लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल नहीं होते हैं। कई बार वो उस पार्टी के मोटिव या उनके कुछ विशेष इरादों से जुड़े होते हैं, कई बार वो जस्टिफाइबल नहीं होते हैं, कई बार वो तार्किक नहीं होते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है कि उसका मिसयूज हो। बात की जाएगा अगले पॉइंट की, द लैक ऑफ प्रॉपर रिव्यू सिस्टम टू इंश्योर दैट द लॉज आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। मतलब जो नियम कई बार बनाए जाते हैं उनकी न्यायप्रियता पे संदेह होता है, क्वेश्चन किया जा सकता है कि कितने न्यायप्रिय हैं,
क्या सही में इन नियमों को इसलिए लाया गया कि लोगों को जरूरत थी, या इन नियमों को इसलिए लाया गया कि पार्टी को जरूरत थी या सरकार को जरूरत थी अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए? ठीक है। द पोटेंशियल फॉर लॉस टू बी इनकंसिस्टेंट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज देयर इज नो ओवरआर्चिंग लीगल फ्रेमवर्क। मतलब यहां पे बात की जाती है उन नियमों की, उन कानूनों की जो कई बार संसद अपने रेंज से आगे जाके और उन जगहों पे जहां पे कोई बहुत ध्यान नहीं दे रहा होता है वहां पे तुरंत से नियम बदल देती है या कानून का मिसयूज कर लेती है ताकि उस सरकार को फायदा हो, लोगों को फायदा हो। ठीक है। बात की जाए अगर एडवांटेजेस ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी की तो बहुत सारे हैं। फर्स्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स, मतलब लोगों के जो राइट्स हैं यानी कि उनके जो अधिकार हैं और उनकी जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करना। बात की जाए दूसरे पॉइंट की, एक मिनट इसको इरेज कर दूं ताकि आप इसे पढ़ सकें सही से। ठीक है। बात की जाए दूसरे पॉइंट की, टू इंश्योरिंग दैट द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार को संविधान के प्रति न्यायप्रिय बनाए रखने के लिए जुडिशियल सुप्रीमेसी या जुडिशरी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बात की जाए अगले पॉइंट की, टू प्रोवाइडिंग अ चेक ऑन द पावर ऑफ द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। भाई सरकार के अलग ब्रांचेस भी हैं, उन पे चेक एंड बैलेंस कैसे कर सकेंगे? सपोज कीजिए कि एग्जीक्यूटिव में कोई मंत्री कुछ ऐसा काम कर रहा है या कोई ऐसे नियम बना रहा है जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है उसके विपरीत है, तो उन पे चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? या सपोज कीजिए कि कोई संस्थान है, चलिए मान लेते हैं नीति आयोग या सीएजी, वहां पे कुछ ऐसी हरकतें हो रही हैं जो सही नहीं है या कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो लॉजिकल, तार्किक और संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं, तो वहां पे आ जाएगा जुडिशियल क्या कहते हैं इंटरवेंशन, और जुडिशरी वहां पे देखेगी कि वेदर दिस इज लॉजिकल और दिस इज रीजनेबल और नॉट। ठीक है। बात की जाएगा अगले पॉइंट की, तो इट मेंटेन्स द फेडरल बैलेंस। बिल्कुल, जो फेडरल बैलेंस होता है उसको बनाए रखने में बहुत आवश्यक है कि जुडिशरी मजबूत रहे, वो ये देखे कि राज्य को कहीं केंद्र बहुत दबाव तो नहीं डाल रहा, राज्यों के जो नियम है कहीं बहुत कमजोर तो नहीं किए जा रहे, कहीं जो राज्यों की शक्तियां हैं नियम बनाने की या नियमों को एग्जीक्यूट करने की उन्हें कमजोर तो नहीं किया जा रहा। ये चीजें वो देख सकता है। ठीक है, मतलब जुडिशरी देख सकती है। बात, इट इज एसेंशियल फॉर द सिक्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अगेन, जुडिशरी का जो सुप्रीमेसी है उसका एक एडवांटेज ये भी है कि भाई भविष्य में ऐसे बहुत से नियम और ऐसे बहुत से कानून बनेंगे जहां पे न्यायप्रियता सर्वोच्च मानी जानी चाहिए। उस न्यायप्रियता को न्यायिक तरीके से लागू कराने के लिए जुडिशरी का वहां पे मजबूती के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। ठीक है। इट प्रिवेंट्स द टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। बिल्कुल, इसकी हमने इनिशियली भी बात की थी, जो ये हमारा ये वाला पॉइंट था। ठीक है, लेकिन दोबारा से हम इसकी बात कर लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव्स कुछ नियमों को जबरदस्ती ही थोप देते हैं। ठीक है, जैसे इस दौरान हमने बहुत से, जैसे अभी तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पास भी हो गया, उस पर बहुत आगे चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे इनिशियली जुडिशरी ने एक बार चेक एंड बैलेंस लगाया था। आप लोग ने उस कोर्ट का और केस का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे जुडिशरी को लगा होगा कि कुछ चीजें खराब कर रही हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एक बहुत फेमस टर्म है, आपने सुना होगा, NJAC। ठीक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इसकी बात करती है संसद, माफ कीजिएगा, इसकी बात करती है संसद, और संसद क्या कहती है कि हम एक कमीशन बनाएंगे जो बाद में जजेस के साथ बात करके, मतलब उस कमीशन में क्या कहते हैं संसद के लोग भी रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, और उस संसद में अन्य लोग भी रहेंगे, और उसमें जुडिशरी के भी लोग रहेंगे, एंड देन डिसाइड किया जाएगा कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बने या कौन हाई कोर्ट का जज बने। ये तो संसद ने पारित कर दिया, अपने तरफ से ला दिया, लेकिन वहां पे रोक लगाती है अपनी सुप्रीम कोर्ट और उसे स्क्वैश कर देती है कि नहीं, वहां पे जो कोलेजियम सिस्टम है वो ही चलेगा, यानी कि जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो अन्य जजेस के साथ मिलकर तय करेंगे कि कौन जज बनेगा, कौन नहीं, कौन एलिवेट होगा, कौन नहीं। तो ये भी यहां पे भी देखिए कि जो मतलब उनके हिसाब से दिस वाज द टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसको कि उन्होंने वहां पे खारिज कर दिया। ठीक है। Now talking about the disadvantages of judicial supremacy, पहला, it limits the functioning of government.
अगर जुडिशरी कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी करने लगे, कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर करने लगे, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को उसके काम करने से रोकता है, और कई इंस्टेंसेस इसके भी दिखे हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि ये सरकार काम कर रही है, वो कोई भी नियम लगा रही है, आप बार बार तमाम, चाहे वो पीआईएल के थ्रू हो या सुओ मोटो कॉग्निजेंस आप लेते हो और आप बार बार उस पर रोक लगाते हो, तो अब हम अगर किसी लोगों के हित की कोई पॉलिसी बना रहे हैं और उसमें आप बार बार रोक लगाओगे, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी लॉन्ग टर्म में तो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। भले हम बाद में उसे पारित करा ले जाएं, लेकिन उसका जो ध्येय है, जो अभी लागू होकर पूरा हो सकता था, वो नहीं पूरा हो पाता है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, it violates the limit of power set to be exercised by the constitution when it overrides the any existing law. क्या है? It violates the limit of power set to be exercised by the constitution when it overrides any existing law. कई ऐसे नियम होते हैं जिनको वो स्क्वॉश कर देती है, खत्म कर देती है, नल एंड वॉइड साबित कर देती है। कई बार उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें बाद में देखने को मिलते हैं कि जो इनिशियल लॉ जिस पे सरकार काम कर रही थी या जिस पे सरकार काम करना चाह रही थी, उनको ओवरराइड करके जो नए नियम लाए गए, वो उतने तार्किक, लॉजिकल होने के बावजूद वो जो सर्विस है, जो लोगों की सेवा में आगे बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं कि गवर्नेंस के लिहाज से बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये कई बार आता है। और पॉइंट किया जाए तो द रिपीटेड इंटरवेंशंस ऑफ कोर्ट्स कैन डिमिनिश द फेथ ऑफ द पीपल इन द इंटीग्रिटी, क्वालिटी एंड द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट। जब हम छोटे बच्चे थे और हम बड़े हो रहे थे, तो दो तरीके का एनवायरनमेंट हमको मिल सकता था। एक कि जहां पे हम जो भी गलतियां कर रहे थे उस पर बहुत टोक नहीं थी, कोई आके बता देता था कि भाई ये थोड़ा गलत कर रहे हो, इसे तुम सही कर लो। फिर आप खुद से गिरते हैं, संभलते हैं, खड़े होते हैं और बड़े होते हैं। वहीं दूसरी ओर हर बात पे टोक अगर मिले कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, अरे ये भी गलत हो रहा है, अरे ये भी गलत हो रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस अंदर से हिल जाता है। और अगर वो सरकार को टोक रहा है कोई, अगर सरकार के जो कार्यविधियां है उसमें कोई अगर इंटरफेयर कर रहा है, तो जो सामने से देखता है, मतलब जो जनता या जो नागरिक सामने से देखता है, उसे लगता है कि कहीं हमारी सरकार इनकॉम्पिटेंट तो नहीं, कहीं हमारी सरकार बहुत कमजोर तो नहीं। इसलिए जो बार बार का इंटरफेरेंस होता है, लोगों में कॉन्फिडेंस जो है, सरकार के प्रति जो कॉन्फिडेंस होता है, उसे कमजोर करता है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, द जुडिशियल, एक मिनट इसको मैं फिर से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि इसे आप पढ़ सकें। ठीक है, the judicial opinions of the judges once taken for any cases became the standard for the ruling other cases. एक मामले में तो ये सही है कि एक वो बेंचमार्क बन जाता है कि भाई उस जज ने बहुत तार्किक बात की थी, लेकिन अगर कोई बहुत एवरेज सी बात हो और बार बार उसका उदाहरण दे के किसी पॉलिसी को, नीति को रोका जाए, तो कहीं ना कहीं ये लॉजिकल नहीं लगता है। और एक बात भाई, मान लीजिए कि 1990 में कोई रूलिंग दी किसी जज ने, 2023 में समाज पूरी तरीके से बदल चुका है, और अगर पूरी तरीके से नहीं तो आमूलचूल बदलाव तो आ ही चुके हैं। अब उस समाज के हिसाब से क्या वो रूलिंग सही होगी? अगर आप उसी रूलिंग को बेंचमार्क मान के आगे बढ़ रहे हैं तो ये तार्किक नहीं माना जाएगा। इसलिए इस तरह की बातें भी कई बार डिसएडवांटेज मानी जाती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइनल थिंग, द थिंग वी कॉल एज कंक्लूजन, judicial supremacy upholds the written constitution, and whereas the parliamentary sovereignty confers the unrestricted authority on the legislature. एक संस्था या एक ऑर्गन जिसे हम जुडिशरी कहते हैं, वो ये कहती है कि संविधान का जो वैल्यूज हैं, संविधान की जो सर्वोच्चता है वो बनी रहे, लोगों का, सरकार का जो फेथ है संविधान में वो बना रहे। वहीं पे जो संसद है वो क्या करती है, वो हमेशा ये सोचती है और ये तय करती है और इसे एस्टेब्लिश करती है कि जो गवर्नेंस है, ठीक है, उस गवर्नेंस के रास्ते पे कोई रुकावट ना आए, हम हर वो पॉलिसी और हर वो नियम बना सकें जो लोगों के लिए, समाज के लिए और इस देश के लिए जरूरी हो। ठीक है, अगेन इन इंडिया the United States the United States constitutional protections and the judicial scrutiny constrain legislative authority, whereas the British Parliament has enormous power without the constitution. इसको मैं पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि अमेरिका में आपको पता है कि जुडिशरी बहुत स्ट्रांग है, और ब्रिटेन में क्या है कि संसद बहुत स्ट्रांग है। मतलब जुडिशरी इंटरवेंशन नहीं कर पाती, इंटरफेयर नहीं कर पाती। तो वही बात को बताया गया है। अगेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंटरप्रेटेड एंड सेफ गार्डेड बाय जुडिशरी, अगेन
when there is a conflict between parliamentary and the judicial supremacy, the judiciary's review power protects the constitution. देखिए, जो जुडिशरी है, ऐसा तो नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति या किसी जज के नियम कानून पे चलती है। जुडिशरी चलती है स्टैट्यूट्स पे, उन चीजों पे जो रिटन या कोडिफाइड है। और अगर वो आपके इमोशन पे चलने लगेगी तो कहीं ना कहीं नियम तह या नियम के द्वारा न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए जुडिशरी जो स्टैट्यूट्स पे चलती है, उन बुक्स पे रिटन कोडिफाइड चीजों पे चलती है, वो तर्कों पे बात करती है जो इसके सापेक्ष पैरेलल होते हैं या इसके सापेक्ष सही होते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है भाई, जो संसद में लोग बैठे हैं, हो सकता है उनका दायरा उतना विस्तृत ना हो और उनके द्वारा बनाया गया नियम या कानून उतना मजबूत ना हो, उतना स्ट्रांग ना हो। और या एक और बात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा इसका भी चांस है कि वो थोड़ा मेलाफाइड हो, मतलब उसके प्रति जो अवधारणा हो, उस नियम को लेकर जो अवधारणा वो उन्होंने बना रखी है, वो बहुत सही ना हो। तो उस पे अगर क्रॉस चेक करने को बोला जाए और उसके चेक एंड बैलेंस को स्थापित करने की बात की जाए, तो वहां पे आता है जुडिशरी का रोल, जो इस पॉइंट में बताया गया है। अगेन, इट इज इसेंशियल दैट द लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशियल ब्रांचेस वर्क टुगेदर। शुरू से हम इस बात की बात कर रहे हैं। अगेन, finding a middle ground between the parliamentary and the constitutional supremacy, where both branches respect the constitution and the work towards the democratic principles is essential. जो बुद्ध ने बात की थी ना मिडिल पाथ की, कहीं ना कहीं दोनों ऑर्गन्स के बीच एक मध्य मार्ग स्थापित किया जाए, जहां दोनों ही बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की और उसके वैल्यूज को इक्वली स्थापित करने की। ठीक है, यही कंक्लूजन में भी कहा जा रहा है। अगेन, द डिस्प्यूट कैन बी रिजॉल्व थ्रू अ सिंसियर रिफॉर्म एंड अ कमिटमेंट टू जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड ओपननेस। 3 शब्द बोले गए, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड ओपननेस। एक कि जो भी बदलाव हो दोनों के सापेक्ष वो न्यायप्रिय हो। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी उसमें सुनिश्चित की जाए कि भाई आपका इतना रोल है, आप उसको बेहतर तरीके से कीजिए, हमारा इतना रोल है, हम इसे अच्छे तरीके से करेंगे। और नेक्स्ट, ओपननेस। ये बात बहुत ओपन तरीके से, खुले तरीके से हो कि भाई किसी में इफ एंड बट की बात ना रहे, शंका ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, सबको यह बात क्लियर रहे कि उनका रोल क्या है। और इसी आधार पे हम वहां पे एक साम्य बना पाएंगे संसद और जुडिशरी के बीच में। तो हमने यहां पे कंक्लूड किया क्या कि भारत में जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है और जो पार्लियामेंट सोवरेनिटी है, कोई भी ऊपर नहीं है, बल्कि ये दोनों एक साथ चलते हैं और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस लगाते हैं। ये तय करते हैं कि भारत एक संस्था, एक स्टेट, एक राज्य के रूप में आगे बढ़ते रहे और हर वो कार्य, हर वो नियम, हर वो प्रक्रिया जो यहां पे अपनाई जा रही है, फॉलो की जा रही है, लागू की जा रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के दायरे में हो। तो इस प्रकार से हमने यहां पे इसको कंक्लूड किया। और यहां तक आपने इस वीडियो को देखा है तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे यहां स्टेट पीसीएस में तमाम बैचेस लगातार शुरू हो रहे हैं। अभी 15 सितंबर से एक नया बैच वापस से शुरू हो रहा है। आप सब www.studyiq.com पे जाके इन बैचेस को वहां पे आप खरीद सकते हैं और स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। तो यहां तक देखने के लिए शुक्रिया। अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हम और किन विषयों को ले सकते हैं और हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया।